ये पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में है कि ये एक रॉड है और इस रॉड का मास m और लेंथ l है, ये गिवन है। इस वाले एंड का वेलोसिटी 2v है और इस वाले एंड का वेलोसिटी v है। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा है। ये व्हाइट बोर्ड को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और रॉड को ऐसे रख दीजिए। इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना है v और इस वाले पॉइंट का इसका 2v और इसका v। हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखा है। बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। देखो, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड if placed on horizontal frictionless surface and velocity of two end of rod is given as 2v and v respectively। इसको एक तो सॉल्व करने का तरीका, जैसे आकाश सॉल्व किया वो तो सही है, बाकी लोग भी उसी का सजेशन दे रहा है, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है और इस पॉइंट का वेलोसिटी 2v है और इसका v है, इसका मतलब इसका रोटेशन भी होगा और ट्रांसलेशन भी होगा। केवल रोटेशन नहीं होगा और केवल ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, दोनों होगा। तो अगर रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहा है और सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन हो रहा है। ट्रांसलेट करेगा, बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास का कितना वेलोसिटी होगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा। ये दो अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। क्वेश्चन आपको इसमें दो पार्ट था। पहला पार्ट ये था कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालिए और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। अगर पहला पार्ट देते तो शायद तुम लोगों को क्लू मिल जाता, इसका वेलोसिटी ओमेगा लेट कर लेते और तब फिर कैलकुलेट करते, तब फिर काइनेटिक एनर्जी निकालते। तो हम केवल दूसरा क्वेश्चन ही पूछे थे। तो VCM और ओमेगा। अब इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी इधर की तरफ 2v है, तो 2v इज इक्वल टू कितना। अगर केवल ट्रांसलेशन होता तो इसका भी इधर VCM होता और अगर केवल रोटेशन होता तो इसका होता ओमेगा L/2। बोलो ना, तो अभी तो दोनों का सम हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर केवल ट्रांसलेशन होता है ऐसे तो इसका वेलोसिटी VCM होता और केवल रोटेशन होता तो इसका ओमेगा L/2 होता। अभी दोनों हो रहा है तो दोनों का सम कर दिया और ये 2v के बराबर लिख दिया। इसका वेलोसिटी इधर की तरफ v है तो इधर की तरफ एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा L/2 माइनस VCM। ये बात सबको समझ आ गया। अब इस दोनों इक्वेशन से आप VCM और ओमेगा निकाल लीजिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। तो ट्रांसलेशन के कारण हाफ m VCM स्क्वायर और रोटेशन के कारण हाफ I इसके अबाउट, मतलब ICM इंटू ओमेगा। सॉल्व करिए वैसे। तो इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3v और इधर ओमेगा L/2 तो ओमेगा L, तो ओमेगा हो गया 3v/L और ओमेगा को यहाँ रख देंगे तो VCM आ जाएगा। VCM हो जाएगा ओमेगा L/2 माइनस v, तो ओमेगा L/2 लिखिए, ओमेगा L 3v हो गया /2, 3v/2 माइनस v का मतलब v/2। तो VCM का वैल्यू हो गया v/2, चूंकि आंसर v के टर्म में हम लोगों को लिखना है
और ओमेगा का वैल्यू हो गया 3v/L। तो हाफ mvcm² हाफ ICM 1/12ml² इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 9v²/L²। इसको आप ऐड कर दीजिए तो हाफ mv² आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से जैसे आकाश सॉल्व किया, वो ये कहा कि सर इसका ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, तो पहले ICR पता करिए। ऑब्जेक्टिव ये पूछ सकता है कि ICR का है, प्योर रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है। तो लेट कर लिया कि कोई एक पॉइंट है ये जो कि इसका ICR है। ICR का मतलब इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसके अबाउट ये केवल रोटेट कर रहा है, केवल रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट अगर ICR है जिसका यहां से डिस्टेंस सपोज करो x है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा L - x। तो पहले ICR निकाल देते हैं। आप लोग जरा ICR निकालिए पहले। ICR कहां पर होगा ये कैलकुलेट करना है। अब इसको ICR मान लिए, लेट दिस इज ICR। तो इसके अबाउट केवल इसका रोटेशन होगा, ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा इंटू एक्स, जो रोटेशन में है तब ये कितने के बराबर 2v, और इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू L - x, ये कितने के बराबर है v। अब इस दोनों से x कैलकुलेट करो, इतना देर लगेगा, जल्दी बताओ। x का वैल्यू आ जाएगा 2L/3। अब x जब आप कैलकुलेट कर लिए हैं इसका, तो ओमेगा भी कैलकुलेट कर लीजिए लगे हाथों। ओमेगा हो जाएगा 2v/x, मतलब 2L/3, तो 3v/L। यही ओमेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी था, और यही ओमेगा ICR के अबाउट भी है। ये तो हम लोग ICR के डेफिनेशन के समय ही पढ़े थे कि ICR के अबाउट ओमेगा उतना ही होता है जितना सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है। तो ओमेगा इतना हो गया। अब इस काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो इसके अबाउट तो प्योर रोटेशन आप मानेंगे। इसके अबाउट क्या हो रहा है, प्योर रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ I इसके अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसके अबाउट I निकाल सकते हैं, इसके अबाउट I प्लस mr², ये फॉर्मूला होता है। अब आगे करके दिखाओ। तो आप देखो, ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस टोटल 2L/3 माइनस दिस डिस्टेंस L/2, घटाएंगे तो L/6। ये डिस्टेंस L/6 है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, तो 1/12ml² प्लस mL/6 का होल स्क्वायर, ये I हो गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 9v²/L। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए आंसर कितना आएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये सेम रॉड है जो पहले था, मास m लेंथ L का, और ये एक लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब मासलेस, इसका मास 0 है, लेकिन इसका भी लेंथ L के बराबर है, और ये एक्सिस है। ये व्हाइट बोर्ड को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए फिर से, और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, रोटेशनल कितना होगा, और टोटल कितना होगा। ठीक है, फाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम light rod is connected with a rod.
light rod is connected with a rod and rotating on horizontal plane as shown in figure. ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, ये सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन में है, तो इसको हम लोग ICR कहेंगे। क्या कहेंगे? फिक्स एक्सिस को ICR कहा जाता है। अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन जो है प्योर रोटेशन में है इस एक्सिस के अबाउट, तो ये इसका ICR। इसके अबाउट जितना ओमेगा होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट उतना ही ओमेगा होगा। ये तो ICR का डेफिनेशन। ये जो बॉडी है, अब इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो मास है नहीं, इतना जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास ये है। तो हम इस बॉडी को मान सकते हैं कि ये ट्रांसलेट कर रहा है एज वेल एज रोटेट कर रहा है। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास BCM मानेंगे, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट उतना ही ओमेगा होगा जितना ICR के अबाउट। तो ओमेगा तो आपको पता है, VCM केवल निकाल लीजिए। VC कितना होगा? तो ये L है और ये L/2 है, तो 3L/2 ये हो जाएगा V = ओमेगा 3L/2, क्योंकि ये ऐसे अगर घूमेगा सर्कुलर पाथ पर तो इसका वेलोसिटी इतना होगा। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन ये होगा ½ mVcm²। दिस इज ½ mVcm², ओमेगा² 9L²/4। ओमेगा तो आपको दिया हुआ है, तो 9/8 m ओमेगा²। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, इसके अबाउट रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन कितना? ½ ICM इंटू ओमेगा²। ½ ICM 1/12 mL² इंटू ओमेगा², 1/24 mL² ओमेगा²। ये काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन है। और टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल ये हो जाएगा इस दोनों का सम। इस दोनों का सम कर दीजिए, तो 9/8 प्लस 1/24 m ओमेगा²। अब इसमें फिर तुम लोग कहो कि सर अगर इसके अबाउट प्योर रोटेशन माने और फिर काइनेटिक एनर्जी लिखे होंगे, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल आप ऐसे निकालना चाहते हो, ICR के अबाउट इस पूरे सिस्टम का केवल रोटेशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा ½ इसके अबाउट I, इसके अबाउट I इंटू ओमेगा²। दिस इज ½ इसके अबाउट I कितना होगा? तो इसके अबाउट I प्लस mR², पहले से सब लगाएंगे। इसके अबाउट I कितना है? 1/12 mL² प्लस m L प्लस L/2, 3L/2 का स्क्वायर, ½ I ओमेगा²। ये कैलकुलेट करो और ये कैलकुलेट करो, दोनों एक ही आएगा। देखो ना, यहीं से देख लो ना, 1/24 ये वाला टर्म आ गया, और 9/4 × 2 8, 9/8 ये वाला टर्म। यहाँ पर ये एक बाउल है, बाउल हेमिस्फेरिकल हॉलो शेल कहो, जिसका रेडियस कैपिटल R है, और ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल r है, मास m है। और यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसको आप होल्ड किए थे, इसको छोड़ दिए, तो छोड़ दिए तो ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। अगर ये फ्रिक्शन लेस होगा, अगर क्वेश्चन ऐसे दें कि ये फ्रिक्शन लेस है, तब ये कैसे मूव करेगा? तो स्लिप करता हुआ मूव करेगा। कैसे मूव करता है? स्लिप करता है। ये अभी इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन है जिससे कि ये रोल करता हुआ मूव कर रहा है नीचे, तो बॉटम पर आएगा। तो बॉटम पर जब आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? ये
फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्फीयर व्हेन रीचेज एट बॉटम। पिछला क्वेश्चन करने से पहले ये वाला क्वेश्चन जरा सब लोग सॉल्व करिए। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, मास m है, और ये एक ट्रैक पर रिलीज किया गया है, टॉप ऑफ द ट्रैक पर, जिसका कि बाद में ये सरफेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और आपसे कहा जा रहा है कि ये बिना स्लिप किए हुए रोल करता हुआ नीचे आता है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा तो इसका स्पीड कितना होगा, ये निकालो। क्वेश्चन है फाइंड स्पीड ऑफ दिस स्फीयर व्हेन कम्स ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ इट इज डूइंग प्योर रोलिंग। यहां से इसको रिलीज किए हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर आएगा तो स्पीड कितना होगा। तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे सर ये जब यहां से यहां आएगा तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिख दीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम होगा वर्क डन बाय नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यही तो होता है। क्या यहां से यहां तक आएगा तो नॉर्मल वर्क करेगा? होगा नहीं, नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगेगा, तो उधर तो डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, तो नॉर्मल वर्क नहीं करेगा। टेंशन नहीं है और फ्रिक्शन स्टैटिक है। फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। तो ये वर्क नहीं करेगा। मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? mgh। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा? कहोगे काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। ट्रांसलेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और रोटेशन के कारण हाफ I ओमेगा स्क्वायर। I का वैल्यू 2/5 mr², और ओमेगा स्क्वायर का मतलब v²/r²। इसको आप सॉल्व कर लिए तो 1/2 + 1/5 7/10 mv² mgh। तो v का वैल्यू हो गया 10gh/7। ये वेलोसिटी। यहां पर हम एक बात ये समझाना चाहते थे कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस भी एक सर्कल है जिसका रेडियस इंफिनिटी होता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका अपने एक्सिस के अबाउट रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, अपने एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्या इसको कह सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट इंफिनिटी? क्योंकि इसका सेंटर जो है वो तो इंफिनिटी पर है, तो उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब ये जो हम बोले वो ज्यादा बढ़िया समझ आएगा इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन को जरा हम लोग एनालाइज करेंगे, ध्यान से देखिए। जब आप इसको यहाँ पर रिलीज किए हैं और ये रोल करता हुआ नीचे आया है, तो यहाँ पर जब ये होगा बॉटम पॉइंट पर, तो इसके सेंटर का कुछ वेलोसिटी होगा, हम ये मान लेते हैं। इसका अपने सेंटर के अबाउट रोटेशन है, सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, तो सेंटर के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लेते हैं। और इस सेंटर का इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। पहले देखो सेंटर यहाँ था और ये सेंटर इस सर्कल में रोटेट कर रहा है। ये सेंटर इज रोटेटिंग इन अ सर्कल। वहां पर क्या था कि सेंटर के अबाउट रोटेशन हो रहा था और सेंटर ट्रांसलेट हो रहा था। ठीक, उस ट्रांसलेशन को क्या कह सकते हैं कि रोटेट कर रहा था एक एक्सिस के अबाउट जो इंफिनिटी पर है, क्योंकि प्लेन सरफेस फिर सर्कुलर सरफेस है जिसका रेडियस इंफिनिटी पर होता है। अगर इस वाले रेडियस को हम इंफिनाइट कर दें तो ये वाला जो कर्व पार्ट है वो प्लेन हो जाए, तब इसका काइनेटिक एनर्जी आप देखें, काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी इसका काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे ये हम आपको बता दें। बाकी सब चीज तो वैसा ही होगा। यहाँ से यहाँ जब ये आएगा तो नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ ये निकाल लीजिए। पहले सेंटर इसके सामने था, अब सेंटर यहाँ है, तो लॉस कितना हो गया? कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो m
जी एच के जगह पर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू इसका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपने सेंटर के अबाउट रोटेशन के कारण प्लस काइनेटिक एनर्जी सेंटर का रोटेशन के कारण। ये सेंटर जो है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है। तुम कहोगे सर ट्रांसलेशन का नहीं लिखे हैं। ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन हो जाता जब ये सेंटर इंफिनिटी पर हो जाता, तो उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास या काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। ट्रांसलेशन कब कहेंगे? जब रेडियस इंफिनिटी हो जाए, तब प्लेन सरफेस हो जाए। अभी तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पर है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मतलब हाफ इसके अबाउट आई, इसके अबाउट आई 2/5 m स्मॉल r स्क्वायर इंटू ओमेगा हाफ आई ओमेगा प्लस ये जो बॉडी है, इस बॉडी का इसके अबाउट रोटेशन। तो इसके अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ इसके अबाउट आई। तो इसके अबाउट आई कितना होगा? इसके अबाउट प्लस m इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस m r माइनस r का स्क्वायर। यहां से यहां mr माइनस r का स्क्वायर हाफ आई ओमेगा डैश स्क्वायर। ठीक है। अब ओमेगा और ओमेगा डैश में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग पता करेंगे। जब तुम लोग कोशिश करो पता करने का कि ओमेगा और ओमेगा डैश में क्या रिलेशन होगा। देख लो ओमेगा और ओमेगा डैश में क्या रिलेशन आएगा। देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर स्लिपिंग नहीं हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा अगर ये केवल ओमेगा से रोटेट करता। ऐसे इमेजिन करो, दोनों वेलोसिटी को एक एक करके लीजिए। एक सॉलिड स्फीयर यहाँ पर है और केवल ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, तो कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? कहोगे सर इधर के तरफ ओमेगा इंटू स्मॉल आर। ये जो पॉइंट है स्फीयर का, उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा ओमेगा इंटू स्मॉल आर। ये सबको समझ आ गया। अब दूसरा बात, ये जो स्फीयर है ध्यान से देखो, इसको आप रोटेट करता हुआ मत मानो। अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तो कैसे आता? आप ऐसे इमेजिन करो कि ये एक धागा है यहाँ से यहाँ पे और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, इसको छोड़ दिए तो ये कैसे मूव करेगा? ये ऐसे मूव करेगा कि नहीं? तो जब ये ऐसा वाला मोशन इसका होगा तब इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? तो कहोगे सर ओमेगा डैश से ये रोटेट कर रहा है, यहाँ जब आया है तो इसके अबाउट ओमेगा डैश माने हैं, तो इसका वेलोसिटी होगा इधर के तरफ ओमेगा डैश इंटू कैपिटल आर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। अभी दोनों तरह का मोशन हो रहा है, ऐसे भी रोटेट हो रहा है और सेंटर ऑफ मास ऐसे भी जा रहा है। तो ऐसे रोटेट हो रहा है इसके कारण ओमेगा स्मॉल आर, और ऐसे रोटेट हो रहा है उसके कारण ओमेगा डैश कैपिटल। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू आप लिख सकते हो ओमेगा डैश कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। यहाँ ओमेगा डैश का वैल्यू आ गया। अब ओमेगा डैश इसमें रख करके ओमेगा डैश कैलकुलेट करो, और ओमेगा डैश अगर निकाल लिए, तुमको क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है? जब बॉटम पर आएगा तो उसके सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा, ये पूछा रहा ना। तो सेंटर का वेलोसिटी क्या होगा भैया? सेंटर का वेलोसिटी होगा ओमेगा डैश इंटू ये डिस्टेंस। सेंटर जो है वो तो एक सर्किल में घूम रहा है, सेंटर एक सर्किल में घूम रहा है जिसका रेडियस r माइनस r है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ओमेगा डैश कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैलकुलेट करिए। ये क्वेश्चन तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन हुआ, लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेशन आपको पूछा जाएगा आगे कि पहले एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद तुमसे पूछा जाएगा कि इसका रेडियस इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तब बताइए कि कितना होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो उसका अप्रॉक्सीमेशन भी हम लोग पहले यहाँ तक आ जाओ।
यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू यहाँ से ओमेगा डैश के टर्म में रख दिए और अब ओमेगा डैश इससे कैलकुलेट करके उसमें रखेंगे। कैलकुलेशन किए हैं तो ओमेगा डैश का वैल्यू इतना। अब अप्रॉक्सीमेशन अगर तुमसे लेने के लिए कहे, इफ स्मॉल आर इज वेरी स्मॉल एज कंपेरिजन टू कैपिटल आर, ये कंडीशन अगर दे दे तो फिर स्मॉल आर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में, तो उसको छोड़ दो। तब ओमेगा डैश कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा जी कैपिटल आर और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 5 प्लस हाफ, ये आर स्क्वायर है और ये आर माइनस आर का स्क्वायर है। तो एक काम ऐसा करते हैं, अभी आर माइनस आर को छोड़ देते हैं, ये आर स्क्वायर हो गया, ये स्मॉल आर का जो स्क्वायर है ये तो और कम हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो इस वाले टर्म को छोड़ देंगे क्योंकि ये एडिशन में है। तो 1/2 और यहाँ आर माइनस आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब इस आर को भी अगर हम नेग्लेक्ट कर दें यहाँ से, तब ओमेगा डैश हो जाएगा जी आर बाई आर स्क्वायर बाई 5 प्लस आर स्क्वायर बाई 2। सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 5 दूना 10 हो गया, तो जी 10 10 हो गया, तो यहाँ 10 यह हो गया 2 5 2 7 7 आर 10 जी बाई 7 ओमेगा डैश का वैल्यू हो जाएगा 10 जी बाई 7। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा ओमेगा डैश जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाले इनटू आर, इसको यहाँ रख दिए तो VCM हो गया इसका। अब अगर इसका रेडियस बहुत कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप कह सकते हो कि ये जो बॉडी है उसके लिए ये यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस है। अगर रेडियस बहुत कम है इसके रिस्पेक्ट में तो इस छोटे से पार्ट को आप फ्लैट सरफेस मान सकते हैं। अगर ये फ्लैट सरफेस है तो इसका काइनेटिक एनर्जी, अब देखो ऐसे लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो 7/10 mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जितना लॉस हुआ तो mg कैपिटल आर, क्योंकि आर स्मॉल आर नेग्लिजिबल, तो आर माइनस आर की जगह आर लिख देंगे। तो V का वैल्यू होगा 10GR/7। एग्जैक्ट वैल्यू वो है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये वैल्यू कब होगा वैलिड, जब ये इसका रेडियस टेंडिंग टू 0 होगा या इसका रेडियस फाइनाइट रहे, इसका रेडियस टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, दोनों बात एक ही। लेकिन अगर दोनों का रेडियस गिवन है स्मॉल आर कैपिटल आर, तब आंसर यही सही है, ये सही ओमेगा डैश, ये एग्जैक्ट आंसर। तरह की आपसे होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि ये एक मासलेस रॉड है और ये 2 पॉइंट मास है स्मॉल m का, इसके बीच का डिस्टेंस l है, यहाँ से यहाँ तक ये भी l है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा से ये घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। इस व्हाइट बोर्ड को हॉरिजॉन्टल पे जैसे पहले सब क्वेश्चन में था उसी से ये घूम रहा है। फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। इस पूरे सिस्टम का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये देखो लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास।
तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इस दोनों के बीच में होगा, और सेंटर ऑफ मास का मास 2m होगा, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर होगा ओमेगा इंटू 3l/2। तो सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन हाफ मास के जगह 2m इंटू स्पीड का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 9l²/4। और इसके अबाउट जितना ओमेगा है उतना ही ओमेगा, अच्छा ओमेगा के टर्म में ही आपको आंसर निकालना है। तो आंसर हो गया 9/4 m ओमेगा स्क्वायर l²। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन हाफ इसके अबाउट आई। तुम कहोगे सर इस रोटेशन तो इसके अबाउट हो रहा है, प्योर रोटेशन इसके अबाउट हो रहा है। नहीं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट प्योर रोटेशन तो टोटल एनर्जी निकलेगा। हमको टोटल एनर्जी नहीं पूछा जा रहा, हमको इस दोनों का रेशियो पूछा जा रहा। तो हाफ इसके अबाउट आई, इसके अबाउट आई कितना? तो इसका डिस्टेंस l/2, इसका भी डिस्टेंस l/2, दोनों पॉइंट मास है। तो ml²/4 प्लस ml²/4 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसके अबाउट ओमेगा उतना ही होगा जितना इसके अबाउट। 1/4 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर। अब इसका रेशियो 9:1 आएगा। क्वेश्चन है, ये एक रॉड है, क्वेश्चन है कि ये एक रॉड है जिसका मास m लेंथ l है। ये हिंज पॉइंट है, वर्टिकल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं, वर्टिकल प्लेन में। और यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है हॉरिजॉन्टल में। एक धागा बांध करके हॉरिजॉन्टली खींचे, ऐसा नहीं कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, उसको हम क्या कर रहे हैं, सीधा खींचे। ये F कांस्टेंट फोर्स इस पर लग रहा है। आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड as a function of angle theta। Angular velocity of rod as a function of angle theta। ये रॉड जैसे जैसे रोटेट करेगा तो जब इसका एंगल थीटा बन जाएगा उस समय एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा? वर्टिकल से एंगल जब थीटा हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा?